वेलकम बैक। वीडियोस की जो सीरीज है इसमें गुप्ता एंड गुप्ता की बुक का जो न्यू एडिशन है उसमें हम हाईवे इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और आज ये सीरीज का लास्ट लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 266 में दी है कि मिनिमम स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस क्या होगी अगर ग्रेड है वो 3.5% है, माइनस यानी डाउन ग्रेड है। डिजाइन स्पीड है वो 110 किलोमीटर पर आवर है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.28 दिया है, टी 2.5 सेकेंड दिया है और ये जी इन्होंने इस ग्रेडियंट को ही लिखा है इस तरीके से, फ्रैक्शंस में लिख दिया, पहले परसेंटेज में दिया था। तो यहाँ पर तो जस्ट आपको ये फॉर्मूला है, ये अप्लाई करना है, वैल्यूज रखनी है। अगेन मैंने पिछले लेक्चर्स में कहा सेम चीज है, हाईवे में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स आपको नहीं देखने को मिलेंगे। मेजर इशू रहता है कैलकुलेशन वाले पोर्शन का। यहाँ पर भी ऑप्शंस ज्यादा नजदीक नहीं है तो आप अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से सोल्व कर सकते हो। वैल्यूज रखी है वी टी और इस तरीके से फॉर्मूला याद रखोगे तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वेलोसिटी को। और यहाँ पे सोल्व करने पे 263 आ रहा है तो डी है वो सबसे नियरेस्ट है, वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 267 में दिए है कि फ्री मीन स्पीड एक रोडवे पे 80 किलोमीटर पर आवर है। स्टॉप्ड कंडीशन में एवरेज स्पेसिंग बिटवीन द व्हीकल 6.9 मीटर है, तो कैपेसिटी फ्लो क्या होगा। तो स्टॉप्ड जो कंडीशन दी गई है मतलब जैम वाली कंडीशन है, तो 6.9 मीटर की स्पेसिंग पे व्हीकल्स प्रेजेंट हैं, तो आप निकाल सकती हो कि 1 किलोमीटर में कितने व्हीकल्स होंगे। 1 किलोमीटर या 1000 मीटर, तो 6.9 से डिवाइड कर दिया। तो ये आपके पास कैम के जैम डेंसिटी आ गई और ये फ्री फ्लो स्पीड है। और हमें पता है कि कैपेसिटी फ्लो होता है VF/2 इंटू के जैम बाई 2। तो यहाँ पे आपको जस्ट वैल्यूज रखनी है, इसका हाफ कर दिया, VF का हाफ कर दिया और सोल्व करने पे 2900 व्हीकल पर आवर आ गए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 268 में दी है कि स्ट्रीट लाइटनिंग सिस्टम है जिसमें ये यहाँ पर दी गई कंडीशंस है। ये स्ट्रीट की विड्थ है, माउंटिंग हाइट है, लैंप साइज दिया गया है और स्पेसिंग आपसे पूछी है, तो स्पेसिंग का ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। स्पेसिंग होगी लाइट, जो डिफरेंट लाइट आप लगाओगे उसके बीच में स्पेसिंग होगी, वो होगी लैंप साइज इंटू कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन इंटू मेंटेनेंस फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर है ये 1 से कम होता है और ये चीज इंक्लूड करता है कि जो उसकी इलिमिनेट करने की कैपेसिटी है वो टाइम के साथ डिक्रीज होगी, तो हम उसके कंपनसेशन के लिए ये फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर, जो कि 0.8 दिया गया है। कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन मेरे जो समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग शायद ये है कि जो लाइट होगी वो पूरी की पूरी स्ट्रीट पे नहीं आएगी, तो कितना परसेंट हम उसका यूटिलाइज कर पा रहे हैं वो वाला है, वो इसमें कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन में जाएगा। इस सब को हमने लैंप साइज इंटू कोफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन अपॉन मेंटेनेंस फैक्टर को डिवाइड करना है हमें यहाँ पे स्ट्रीट विड्थ अपॉन एवरेज लक्स से। लक्स ये इल्यूमिनेशन की यूनिट है, तो 6000 इंटू 0.44 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 6 सोल्व करने पे 23.44 आएगा, तो सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 269 में दिए है कि हाईवे एम्बैंकमेंट्स को डिजाइन करने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। तो एम्बैंकमेंट क्या होता है, काफी बार हमें लेवल को ऊपर उठाना पड़ता है हाईवे का। हाईवे बनाने के लिए जो ग्रेड लाइन है उसको ऊपर उठाना पड़ता है, तो हमें एम्बैंकमेंट बनाना पड़ता है। कहीं पर भी आप जैसे यहाँ पे थी रोड, आपको यहाँ पे फिलिंग करनी है और इसको हम कॉम्पैक्ट करते हैं अच्छे से, तो ये होता है एम्बैंकमेंट। तो यहाँ पर ग्रेड लाइन को क्या क्या रीजन से हमें उठाना पड़ सकता है। कहीं ग्राउंड वाटर टेबल है उससे हमें ऊपर रखना है ऑब्वियसली सब ग्रेड को, क्योंकि सब ग्रेड ग्राउंड वाटर टेबल से नीचे चला गया तो सैचुरेटेड हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, स्ट्रेंथ लूज हो जाएगी। प्रिवेंट डैमेज टू पेमेंट ड्यू टू सरफेस वाटर एंड कैपिलरी वाटर। हाई लेवल पे रहेगा तो सरफेस वाटर के एक्यूमुलेट हो भी रहा तो वो उस हाईवे में नहीं पेनिट्रेट कर पाएगा, उसमें नहीं जाएगा। डिजाइन स्टैंड हाईवे विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल अलाइनमेंट, तो ये सब रीजंस की वजह से हमें एम्बैंकमेंट बनाना पड़ता है। और क्या क्या यहाँ पर डिजाइन एलिमेंट्स होते हैं, हाइट होती है कितनी रखनी है, फिल मटेरियल कौन सा यूज करना है, सेटलमेंट हम कितना अलाउ कर रहे हैं, फाउंडेशन स्टेबल है कि नहीं है, और स्लोप्स जो हमने दिए हैं जैसे ऐसे देंगे ना एम्बैंकमेंट, ये ग्राउंड सरफेस है नॉर्मल, तो स्लोप दिए हैं वो स्टेबल है कि नहीं है। तो सेटलमेंट, हाई, फिल मटेरियल तीनों ही इसके क्राइटेरिया में आएंगे और ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 270 में दिया है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिटुमिनस पेमेंट के रिगार्डिंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। फर्स्ट में दिया है कि बिटुमिनियस पेमेंट है तो थिन लेयर वहां पर देना, एग्जिस्टिंग पेमेंट है कोई पहले से, उसके ऊपर बिटुमिनस की एक थिन लेयर देना पॉसिबल नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। बिटुमिनस की थिन लेयर दी जा सकती है और इसीलिए ये ज्यादा पॉपुलर है।
एक्जिस्टिंग पेमेंट में आप उसको थोड़ा रिनोवेशन टाइप करने के लिए उसको थोड़ा-सा स्ट्रेंथ देने के लिए आप एक उस पे लेयर दे देते हो। और ये कॉमनली वीर एज़ अ वीरिंग कोर्स ही बिटुमिन को हम अडॉप्ट करते हैं। क्या होता है नीचे आपने ग्रेवल वगैरह की रोड बना दी, कोई डब्ल्यूबीएम बना दिया या डब्ल्यूबीएम वाटर माउंट मैकेडम वाला और उसके बाद स ऊपर जो लेयर देती है वीरिंग कोर्स वो बिटुमिन की दे दी। तो बिटुमिन की थिन कोर्स दी जा सकती है इसलिए एज़ अ वीरिंग कोर्स हम इसको यूज़ करते हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट है, इनको स्टेजेस में कंस्ट्रक्ट करते हैं हम और एक के बाद एक दूसरी लेयर हम इस तरीके से दे सकते हैं। वहीं पर कंक्रीट पेमेंट में हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें पूरा पेमेंट है वो स्लैब है वो एक साथ बनाना पड़ेगा। और ये है जो बिटुमिन वाले कंस्ट्रक्शन है ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि हमारा इंडिया, वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर है। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पर काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, काफ़ी सारे अदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहाँ पर सीमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम रोड्स वगैरह हमारे बिटुमिन से बना लेंगे तो सीमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर क्योंकि फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया, सेकंड और थर्ड है वो करेक्ट है। थर्ड में दिया ब्लैक टॉप कंस्ट्रक्शन डेवलपिंग नेशंस में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, ज़्यादा यूज़ होता है। अ, बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन बाय एंड लार्ज एडॉप्टेड होता है एज़ ए ऑन द सरफेस कोर्स। तो ये भी हमने कर लिया डिस्कस, सरफेस कोर्स, वीयरिंग कोर्स में हम बिटुमिन की लेयर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 271 में एक डेफिनेशन दी है बेसिकली यहाँ पे फ्रॉस्ट हीव की और पूछा है कि ये क्या फिनोमेना है। तो ये जैसे सबग्रेड है, इसके नीचे ही यहाँ पे सोइल है, इसके अंदर वाटर होगा। अब अगर टेम्परेचर बहुत कम जा रहा है 0 से नीचे जा रहा है तो यहाँ पे ये फ्रीज़िंग होगी इसकी और इसके कारण फ्रीज़िंग होने पे वॉल्यूम बढ़ेगा, वाटर अगर फ्रीज़ होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये इस तरीके से राइज़ होगा यहाँ पर और यहाँ पर फेलियर हो सकता है। और यहाँ पर ये भी एक है कि अगर यूनिफ़ॉर्म हीविंग हो रही है, जैसे कि पेमेंट है, तो पूरा ही अगर ऊपर उठ रहा है तो उतना डैमेज नहीं होता है। लेकिन अगर कहीं-कहीं पे हो रहा है तो उसके कारण फिर क्रैक्स आने के और डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये यहाँ पे दिया है कि सबग्रेड जो सॉइल है, उसमें जो वाटर है, वो आइस क्रिस्टल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा फ्रीज़िंग टेम्परेचर पहुँचने पे। ये आइस क्रिस्टल हैं, फर्दर साइज़ में इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि इनको कैपिलरी एक्शन के कारण नीचे से वाटर मिल रहा है, तो नीचे से वाटर आता जाएगा और यहाँ जमता जाएगा। और इसके कारण कुछ पोर्शन पेमेंट का ऊपर उठ जाता है, तो इसको फ्रॉस्ट हीव बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 272 में दिए है कि यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें सीबीआर मेथड के रिगार्डिंग कौन-सा स्टेटमेंट है? मैंने काफ़ी बार कहा है, जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन्स हैं, वहाँ पर रेयरली होता है कि एग्ज़ामिनर आपसे ये पूछना चाहे कि आपको सारे स्टेटमेंट क्रिस्टल क्लियर हों। वो 1-2 ऐसे रॉन्ग स्टेटमेंट डाल देगा जो कि थोड़ा बहुत जिस स्टूडेंट को नॉलेज है वो आइडेंटिफाई कर लेगा और इतने में आंसर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, सीबीआर टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड, रिमॉल्डेड सॉइल पे सीबीआर टेस्ट करते हैं इन द फील्ड। तो सबको पता है सीबीआर टेस्ट तो हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं, फील्ड टेस्ट नहीं है ये। और ये चीज़ जिसको पता है वो ईज़िली आंसर कर देगा, क्योंकि ऑप्शन ही एक ऐसा बचा है जिसमें फर्स्ट वाला नहीं दिया गया है। सेकंड में दिया है कि न्यू रोड्स के लिए सबग्रेड सॉइल सैंपल है, वो ओएमसी ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे प्रॉक्टर डेंसिटी अचीव करते हैं हम वहाँ पे इस तरीके से कॉम्पैक्ट किया जाता है कि डेंसिटी है वो प्रॉक्टर डेंसिटी के इक्वल हो। न्यू कंस्ट्रक्शन अगर है तो सीबीआर सैंपल्स हैं उनको सॉक करते हैं हम वाटर में डिप करके रखते हैं डुबो के 4 डेज़ बिफोर टेस्टिंग। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और हो सकता है कि इसमें स्पेशली थर्ड वाला स्टेटमेंट किसी को उतना क्लियर नहीं हो, पॉसिबिलिटी है। बट जो फर्स्ट को आइडेंटिफाई कर लेगा उतने में उसका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 273 में दिया है कि स्पेस मीन स्पीड क्या रिप्रेजेंट करती है? तो जैसे कि एक हाईवे का पैच है ए और बी के बीच में, तो यहाँ पर बहुत सारे व्हीकल ट्रेवल कर रहे हैं। उन व्हीकल्स की जो एवरेज स्पीड होगी, वो होगी स्पेस मीन स्पीड। ये होगा डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एवरेज टाइम, मतलब 10 व्हीकल चले, इनके बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। तो 10 व्हीकल्स ने ये डिस्टेंस ट्रेवल करी इस रोड से ए से बी पे गए, तो टोटल उन्होंने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, टोटल उन्हें टाइम कितना लगा हम वो इंडिविजुअली काउंट कर लेंगे और यहाँ पे टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो अब जो स्पीड आएगी वो स्पेस मीन स्पीड होगी। तो यहाँ पर सी होगा एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल्स इन ए सर्टेन रोड लेंथ एट एनी टाइम। 74 में दिया है कि एक व्हीकल है जिसका व्हील बेस है वो 6.5 मीटर है। ऑफ ट्रैकिंग में एक मतलब कैलकुलेट करना है हमें कर्व्ड पाथ के लिए जिसकी मीन रेडियस है वो 32 मीटर है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा वाइडनिंग आपसे नहीं पूछी है, सिर्फ ऑफ ट्रैकिंग पूछी है। तो एफ ऑफ ट्रैकिंग इक्वल होती है मैकेनिकल वाइडनिंग के। हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग देते हैं एज ए साइकोलॉजिकल वाइडनिंग, क्योंकि कर्व पे ड्राइवर्स की टेंडेंसी होती है कि वो थोड़ा अंदर की तरफ चलें।
तो यहाँ पर ऑफ ट्रैकिंग NL स्क्वायर अपॉन 2R हो जाएगी, आपको जस्ट वैल्यूज़ रखनी है। व्हील बेस आपको दे दिया गया है 6.5 मीटर का। अभी नंबर ऑफ लेन्स का कुछ नहीं दिया तो आप सिंगल लेन लोगे और वैल्यूज़ रखोगे सारी तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 0.66 मीटर। क्वेश्चन नंबर 275 में दिया है डिजाइन ऑफ पेमेंट में मेनली थिकनेस किस पर डिपेंड करती है? तो ये एक फॉर्मूला है फ्लेक्सिबल पेमेंट में थिकनेस निकालने का पेमेंट की CBR मेथड। यहाँ पे P है वो व्हील लोड है, CBR कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो है और ये फॉर्मूला है। तो मेजरली ये डिपेंड करता है वो व्हील लोड पे करता है और उसके बाद CBR पे डिपेंड करता है और इसमें अदर छोटे-छोटे फैक्टर्स आ जाते हैं जैसे सबग्रेड की प्रॉपर्टीज वगैरह। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन सी होगा डिजाइन व्हील लोड। क्वेश्चन नंबर 276 में दिया है कि ट्रैफिक सर्वे में ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज करना है तो मोस्ट सूटेबल मेथड कौन सा होगा? कंडीशन दी है कि हैवी ट्रैफिक है और स्किल्ड और ट्रेंड पर्सनल आपके पास नहीं है। तो 3-4 ये 4 मेथड हैं बेसिकली। इन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफ़ी बार और बहुत सिंपल से हैं, आपको बस थोड़ा-सा समझना है। रोड साइड इंटरव्यू मेथड में क्या होते हैं, आप रोड के पास में खड़े हो सर्वे करने के लिए, जो व्हीकल्स जा रहे हैं आप उनको रुकवाते हो, उनसे डेटा कलेक्ट करते हो। प्रिपेयर्ड एक फॉर्मेट होता है कि लोग कितने बैठे हैं, को कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, पर्पज़ क्या है विज़िट का, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से डिटेल्स कलेक्ट करते हो। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसमें फिर पब्लिक को दिक्कत होती है। ऐसी चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल छोटा टाउन है कोई छोटा गाँव है, वहाँ पर चल भी जाएँगी, लेकिन आप मेट्रो सिटीज़ में ये नहीं कर सकते। तो ट्रैफ़िक ज़्यादा होगा या फिर ज़्यादा बिज़ी है लोगों का शेड्यूल, तो ऐसे में फिर वो टाइम नहीं निकाल पाएँगे और उस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होंगे, इरिटेट होंगे। तो ये नहीं चल सकता ज़्यादा मतलब हर जगह नहीं ये मेथड काम कर सकता। लाइसेंस प्लेट मेथड में हम क्या करते हैं, जो एरिया हमें स्टडी करना है, छोटा एरिया हम इसे कवर कर सकते हैं, ये एरिया हमने कंसिडर किया और हम क्या करते हैं अलग-अलग जगह पे एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स पे अपनी टीम बिठा देते हैं और हम यहाँ से जो व्हीकल एंटर हो रहे हैं उनका सारा डिटेल लिख रहे हैं, यहाँ से जो एग्ज़िट हो रहा है उसके लिख रहे हैं, यहाँ एग्ज़िट पॉइंट है, यहाँ एंट्री पॉइंट है। तो हम सारा डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर हम एक गाड़ी को ट्रेस करते हैं कि ये गाड़ी 10 बजे यहाँ से अंदर इस स्टडी एरिया के अंदर एंटर हुई थी, हमारा जो ट्रैफिक के लिए स्टडी एरिया है, 12 बजे ये इस वाले एग्ज़िट से निकली है। तो इस तरीके से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, बट ये नहीं पॉसिबल हो सकता कोई लार्ज एरिया हो। ये पॉसिबल कहाँ होगा? इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार। सूटेबल होगा स्मॉल एरिया जैसे कि कोई बड़ा-सा इंटरसेक्शन है, वहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हो या छोटा-सा कोई बिज़नेस सेंटर है। रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड में क्या होता है कि प्रीपेड बिज़नेस वाले को वो पोस्ट कार्ड होते हैं जिन पे टिकट वगैरह पहले से लगी हुई है, एड्रेस लिखा हुआ है कहाँ भेजना है उसका और आप लोगों को दे देते हो पोस्ट कार्ड। जैसे कि टोल पे खड़े हो गए आप वो पोस्ट कार्ड लेके और जो लोग जा रहे हैं वहाँ से आप उनको दे रहे हो और थोड़े-से इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, भई ये भर के आपको बस उसमें दे देना है पोस्ट ऑफिस में, डिस्पैच बॉक्स में डाल देना है। तो इसमें फिर आप सारी चीज़ें एक तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में लिख के वहाँ से उनसे दे सकते हो। तो रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको कोई ट्रेन्ड स्टाफ नहीं चाहिए होगा और हेवी ट्रैफिक में भी रिटर्न पोस्ट कार्ड यूज़ कर सकते हो क्योंकि आपको जस्ट पकड़ाना ही पोस्ट कार्ड, वहाँ पे उनको रोक के लिखना नहीं है डिटेल सारी। तो हेवी ट्रैफिक हो और एब्सेंस ऑफ स्किल्ड ट्रेन्ड पर्सनल है तो रिटर्न पोस्ट कार्ड है वो बेस्ट रहेगा। होम इंटरव्यू मेथड में क्या होती है, आप एक सैंपल साइज़ सेलेक्ट करते हो 0.5 से लेके 10% तक। 1000 अगर एक छोटा-सा टाउन है, उसमें घर हैं, तो आप एट लीस्ट वहाँ पर 0.5% जो घर होंगे वहाँ पे जाओगे। हर एक पर्सन से डेटा कलेक्ट करोगे कि आप घर से निकलते हो तो कहाँ-कहाँ जाते हो, कहाँ से स्टार्ट करते हो जर्नी, कहाँ एंड करते हो, डेली का आपका ट्रैवल का क्या रहता है। वो डेटा आप वहाँ पे कलेक्ट करते हो उनसे। तो रिटर्न पोस्ट कार्ड में तो आपको कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं देने हैं, जो उसको बस एनवेलप पकड़ाना है पोस्ट कार्ड और बोलना है कि बस इसको भर के इस पे एड्रेस लिखा हुआ है, यहीं पे इस पे भेज देना है। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन डी होगा रिटर्न पोस्ट कार्ड मेथड। क्वेश्चन नंबर 277 में दिया है कि ट्रैफिक कंट्रोल में व्हीकल्स ट्रेवल करते हैं कोऑर्डिनेट सिग्नल सिस्टम से जिस स्पीड से, उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है स्पीड ऑफ प्रोग्रेशन। एक कोऑर्डिनेट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम है, वहाँ से व्हीकल्स जिस स्पीड पे जाते हैं, उसको बोला जाता है स्पीड ऑफ प्रोग्रेशन। और थ्रू बैंड क्या होता है? एक स्पेस टाइम का पाथ है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है सारे ग्रीन सिग्नल्स को। तो बेसिकली यहाँ पे आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 278 में दिया है कि ये स्टेटमेंट है और ये इसका मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं है। स्टेटमेंट्स दोनों ट्रू हैं या फ़ॉल्स हैं। तो पीसीए यहाँ पे प्लास्टिक कोटेड एग्रीगेट्स के लिए बोला गया है और फर्स्ट में दिया है कि रॉ मटेरियल के जैसे हम इनको यूज़ करते हैं हेवी रेनफॉल में
रीज़न में दिया है कि यहाँ पे स्ट्रिपिंग की ज़रूरत नहीं होती है, इम्प्रूव्ड होती है बाइंडिंग वगैरह। तो स्टेटमेंट सही है और ये इसका करेक्ट रीज़न है। अब प्लास्टिक कोटेड एग्रीगेट्स इतना कोई मतलब फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला टॉपिक नहीं है। तो मेरी एडवाइस ये है कि ऐसे टॉपिक्स में आप बहुत ज़्यादा फिर इन डेप्थ में भी मत घुसो। क्वेश्चन आएगा तो मोस्टली ये है कि या तो ये रिपीटेड क्वेश्चन आएगा, नहीं तो फिर बिल्कुल ही अलग मटेरियल के बारे में फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। तो ए हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 279 में दिया है कि डॉल बार्स जो होती हैं, डॉल बार्स वो कंक्रीट पेमेंट में कहाँ पे प्लेस होती हैं? तो ये डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इस पर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये स्लैब आपको दिख रही है। ये जो आपको दिख रहा है लेंथ के अलोंग जॉइंट, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट। इसमें यहाँ पर जो बार्स जाती हैं इस तरीके से, ये जगह यहाँ पे ये दिख रही है, इसको बोला जाता है टाई बार। ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होती है, इनको टाई बार बोलते हैं। ये डॉल बार्स होती हैं, ये लेंथ के अलोंग होती हैं। ये कौन से जॉइंट्स पे दी जाती हैं? ट्रांसवर्स जॉइंट्स ये जो होते हैं इनमें लगाई जाती हैं। तो ट्रैफिक की डायरेक्शन, अब रोड ये है तो ये रहेगी। तो डॉल बार्स होती हैं वो ट्रैफिक के डायरेक्शन में होंगी कि दूसरी डायरेक्शन में? तो ये वाली हैं डॉल बार्स, तो ट्रैफिक की डायरेक्शन में ही हैं ये। तो ए होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 280 में दिया है कि आईआरसी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ट्रैफिक सिग्नल साइन स्पीड लिमिट का किस तरीके से होगा? तो आईआरसी कोड 67/2001 है। उसमें सारे सिग्नल्स वगैरह का दिया गया है। ये मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चंस स्टूडेंट्स को मिलते हैं कि डिफरेंट बुक्स में और उनके अलग-अलग आंसर्स होते हैं हर जगह। तो आपको ऐसे में हमेशा आईएस कोड को फॉलो करना है। तो आईएस कोड में दिया गया है कि इस तरीके से ये होगा, बीच में नंबर लिखा होगा, आउटर बाउंड्री होगी। बट कोड कलरफुल नहीं है तो कलर वगैरह उन्होंने ये पिक्चर में नहीं दिख पा रहा है आपको। तो ये मैंने यहाँ पे फ़ोटो ऐड करी है। 40 ये लिखा है तो मतलब स्पीड लिमिट 40 है और इस तरीके से रेड बाउंड्री होती है और व्हाइट बैकग्राउंड होता है। तो यहाँ पर ए होगा आंसर, सर्कुलर शेप विथ व्हाइट बैकग्राउंड एंड रेड बॉर्डर। 21 में दिया है कि मार्शल्स टेस्टिंग ऑफ बिटुमिनस मिक्स है। इसमें बिटुमिन कंटेंट इंक्रीज करते हैं तो फ्लो वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? तो आपको ये सारे ग्राफ तो हमेशा याद होने चाहिए। परसेंटेज बिटुमिन को बढ़ाने से स्टेबिलिटी है वो पहले बढ़ती है, पीक पे पहुँचने के बाद घटने लग जाती है। वहीं पर अब इसकी फ्लो वैल्यू की बात करें तो ये कंटिन्यूअसली बढ़ती है। अब फ्लो वैल्यू क्या है? बेसिकली डिफॉर्मेशन है। बिटुमिन है, ये कि बिटुमिन परसेंट बढ़ाने पे यूनिट वेट है वो बढ़ता है और एक पॉइंट पे घटने लग जाता है। बिटुमिन परसेंट बढ़ाने पे एयर वॉइड्स हैं वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते हैं और वॉइड्स फिल्ड विद बिटुमिन है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते हैं, क्योंकि हम बिटुमिन को बढ़ा रहे हैं, बिटुमिन कंटेंट को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीज मोनोटोनिकली। क्वेश्चन नंबर 282 है, इसमें दिया है कि 2 सैंपल हैं एक्स और वाई। एक्स का सॉफ्टनिंग पॉइंट है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, वाई का है 60 डिग्री सेंटीग्रेड और आपसे कमेंट पूछा है सेम टेम्परेचर पे इनकी विस्कोसिटी के बारे में और पेनिट्रेशन के बारे में। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट जितना ज़्यादा है मतलब उसको सेम लेवल की सॉफ्टनेस पे लाने के लिए उतना ज़्यादा टेम्परेचर करना पड़ेगा। तो सेम टेम्परेचर पे अगर हम दोनों को रखेंगे तो जिसका सॉफ्टनिंग पॉइंट ज़्यादा है वो ज़्यादा हार्ड होगा। ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक सॉफ्टनेस के लेवल पे पहुँचता है, जो कि एक्स वाला 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुँच जाता है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैं दोनों का विस्कोसिटी चेक कर रही हूँ, तो क्या होगा? ये वाला कम विस्कस होगा क्योंकि ये सॉफ्ट है, इसमें हार्डनेस कम है। वहीं पे पेनिट्रेशन की अगर बात करूँ तो पेनिट्रेशन किसमें ज़्यादा होगा? जो सॉफ्ट होगा उसमें पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा। तो एक्स वाला है ये सॉफ्ट है, सेम टेम्परेचर पे दोनों को रख रही हूँ तो एक्स वाला ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो नीडल ज़्यादा पेनिट्रेट कर पाएगी उसमें। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? विस्कोसिटी प एक्स विल बी हायर, नहीं, विस्कोसिटी एक्स की कम होगी क्योंकि ये सॉफ्ट है। पेनिट्रेशन ऑफ एक्स विल बी लेसर, तो पेनिट्रेशन तो ज़्यादा होगा एक्स में क्योंकि ये सॉफ्ट ज़्यादा है, हार्डनेस कम है इसमें। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग हो गए और आंसर यहाँ पर हो गया नाइदर वन नॉर टू। क्वेश्चन नंबर 283 में दिया है कि मेजरिंग द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जब हम मेजर करते हैं तो आई लेवल की हाइट ड्राइवर की क्या रखी जाती है और ऑब्जेक्ट की क्या रखी जाती है? तो ये तो आईआरसी के अकॉर्डिंग दिया गया है, आपको याद होना चाहिए। आई लेवल की रखी जाती है 1.2 मीटर और जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्जेक्ट है, उसकी रखी जाती है 0.15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 284 में दिया है कि डक्टिलिटी टेस्ट बिटुमिन का कैरिड आउट किया जाता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, पेनिट्रेशन टेस्ट किया जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट है, इसमें हम 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट की रेट से हीट करते हैं। तो एक तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये 3 आएगा ना थर्ड वाले स्टेटमेंट में। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है।
बेसिकली होता क्या है, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट का मैं थोड़ा-सा और फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, काफ़ी बार किया है वैसे तो पीछे। ये कोई रिंग है, इसमें आपने बिटुमिन भर दिया। इस रिंग को आपने रखा हुआ है, इसके ऊपर बॉल्स रखी हुई हैं 2 मेटल की, आई थिंक स्टील की होती हैं। उसके बाद इसको हम हीट करते हैं। इस रेट से करते हैं कि हर मिनट में इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता है। हम वो टेम्परेचर नोट करते हैं जब ये बॉल है इसको पेनिट्रेट करके यहाँ पर नीचे पहुँच जाए। तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट की रेट से हम इसको हीट करते हैं, तो थर्ड वाला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 एंड 2 ओनली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 285 में दिया है कि एक्स्ट्रा विड्थ पेमेंट की रिकमेंडेड है वो क्या होगी? अगर रेडियस है कर्व की वो 301 से 600 मीटर तक है। तो आईआरसी 73 1980 का यहाँ पर ये मैंने लगाई है फ़ोटो, एक दिया गया है वहाँ पर। तो वैसे तो आपसे पूछा जाए तो आप कैलकुलेट करोगे डिफरेंट रेडियस के लिए। बट यहाँ पर ये टेबल दी गई है तो पूरा तो एटलीस्ट मुझे लगता है याद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी ये आप याद रखो कि 300 से ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और क्वेश्चन में हमें 301 से 600 मीटर की रेंज के लिए पूछा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड नहीं होगी, ए होगा आंसर। 36 में दिया है कि एवरेज नॉर्मल फ्लो है, 2 रोड्स हैं एक्स और वाई इस तरीके से हैं, ये एक्स रोड हो गई, ये वाई हो गई। तो इसके लिए नॉर्मल फ्लो 480 पीसीयू पर आर है, पैसेंजर कार यूनिट, और इसके लिए 275 पैसेंजर कार पर यूनिट पर आ रहा है, पैसेंजर कार यूनिट पर आर। तो यहाँ पर सैचुरेशन फ्लो भी आपको दे दिया गया है और टोटल साइकिल टाइम पूछा गया है। तो ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। बेसिकली हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और ये वाई होता है इनका रेशियो। किस-किस का रेशियो? जो नॉर्मल फ्लो है डिवाइडेड बाय सैचुरेशन फ्लो। तो 480 डिवाइडेड बाय 1200, 275 डिवाइडेड बाय 1000, इनका रेशियो हम ऐड करेंगे तो 0.675 आएगा। वाई है टोटल लॉस्ट टाइम, जो ग्रीन टाइम नहीं है उसके अलावा क्या कहाँ-कहाँ टाइम लॉस्ट हो रहा है। तो 10 सेकंड हमें रेड रखना पड़ेगा हमारा सिग्नल, क्योंकि व्हीक जो पेडेस्ट्रियन है, पैदल चलने वाले लोग हैं, उनको क्रॉस कराना है। और ये स्टैंडर्ड है कि हम मान के चलते हैं कि एक फेज़ में 2 सेकंड तो टाइम वेस्ट हो जाता है। जैसे रेड से ग्रीन हुआ, तो उसके बीच में 2 सेकंड ऐसा होगा कि रिएक्शन टाइम है वो, जो फ्रंट में है सिग्नल पे, जो भी पर्सन उसको ऑब्ज़र्व करने पे और रिएक्ट करने में टाइम लगेगा। तो हम मानते हैं कि 2 सेकंड उसमें सिग्नल चेंज होने पे वेस्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि टू फेज़ सिस्टम ही आपको डिज़ाइन करना है। एम्बर नहीं होगा, रेड होगा या ग्रीन होगा। तो 10 सेकंड तो रेड रहेगा, वो लॉस्ट टाइम में आएगा आपके। उसके बाद 2 फेज़ हैं तो हर एक में 2-2 सेकंड गया आपका लॉस्ट टाइम में। तो इस तरीके से लॉस्ट टाइम आपका हो गया 14 सेकंड। अब तो कुछ नहीं है, ये फ़ॉर्मूला लगाना है बस। 1.5 इंटू 14 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये y वाली वैल्यू 0.675। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है। ये 80 सेकंड ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 287 है। ये काफ़ी सिंपल सा है, दिया है कि ये एवरेज साइज़ है। अगर एलोंगेशन इंडेक्स अगर कैलकुलेट करनी है, तो स्लॉट का साइज़ क्या रखेंगे? तो एलोंगेशन इंडेक्स चेक करने के लिए स्लॉट का साइज़ रखा जाता है। जो लेंथ है उसकी, जो लार्जेस्ट डायमेंशन है, सबसे बड़ी वाली डायमेंशन है, उसका 1.8 टाइम्स। और वहीं पर फ्लेकिनेक्स इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए जो लिस्ट डायमेंशन है, जिसको हम थिकनेस बोलते हैं, विड्थ बोलते हैं, वो लिस्ट वाली जो डायमेंशन है, उसका 0.6 टाइम्स। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ये है कोई सैंपल, ये एग्रीगेट्स है कोई, तो ये वाली जो है, ये लॉन्गेस्ट डायमेंशन है इसकी, तो इसका 1.8 टाइम्स स्लॉट का साइज़ होगा एलोंगेशन इंडेक्स के लिए। और मिनिमम वाली ये वाली डायमेंशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मिनिमम डायमेंशन है, तो इसका 0.6 टाइम्स स्लॉट साइज़ रखा जाएगा फ्लेकिनेस इंडेक्स के लिए। तो एवरेज साइज़ लेते हैं हम यहाँ पे, 40 टू 55 के बीच के साइज़ के पार्टिकल्स हैं, तो एवरेज आ जाएगा इनका 45। इसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 81 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 288 में दिए है, 288 में दिए है कि करेक्टेड मॉडुलस ऑफ सबग्रिड रिएक्शन स्टैंडर्ड डायमीटर प्लेट के लिए क्या होगा? अगर हमने टेस्ट कंडक्ट किया है 30 सेंटीमीटर डाया की प्लेट से, तो हमारा ये जो सबग्रेड रिएक्शन आया है, ये 6 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब आया है। तो सबग्रेड रिएक्शन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रेशर डिवाइडेड बाय डिफॉर्मेशन। तो प्रेशर तो आपका हो गया केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, और 1 सेंटीमीटर यहाँ से आके केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में आपका ये मॉडुलस हो गया। तो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के है। अब यहाँ पर एक रिलेशन होता है कि K1 D1 इक्वल होता है K2 D2 के। या हम ये कह सकते हैं कि जो रिएक्शन सबग्रेड मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डाया के। डाया जितना ज़्यादा होगा,
रिएक्शन उतना ही कम आएगा। तो स्टैंडर्ड प्लेट का डाया क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, याद रखना है, ये होता है 75 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला आपने लगा दिया और K2 निकाल लिया कि 75 सेंटीमीटर के डाया की अगर प्लेट होती तो क्या आता है रिएक्शन। तो यहाँ पे ए हो जाएगा आंसर 15 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 289 में दिया है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स है वो 0 होती है। सेकंड में दिया है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रुप इंडेक्स 2 होती है। पूछा है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है कौन से नहीं है। तो ग्रुप इंडेक्स है ये हम कैलकुलेट करते हैं सोइल के टेस्ट करने के लिए, उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए, और इसकी वैल्यू 0 से 20 के बीच में वेरी करती है। जितनी कम क्वालिटी है उतना ही अच्छा सैंपल है, इतना ही अच्छा सोइल है एज ए सबग्रेड मटेरियल। तो 0 से 1 है तो गुड की कैटेगरी में आता है, 2 से 4 फेयर, 5 to 9 ये टेबल जरूर आपको याद होनी चाहिए। काफी बार वैल्यू देके पूछ लिया जाता है, नहीं तो आपको डेटा दे देगा कि जीआई इंडेक्स कैलकुलेट करो ग्रुप इंडेक्स और बाद में पता करो कि किस कैटेगरी की सोइल है ये। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए हो गया, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 290 आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है और हाईवे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट का भी लास्ट क्वेश्चन है आपका। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे से समझते हैं तसल्ली से। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस देखे थे उनमें था हमारा ऑब्जर्वर था वो मूविंग नहीं था। जैसे हम क्यू बता रहे थे कि भाई इतना व्हीकल पर आर है, तो उसमें हम ऐसे मान रहे थे कि यहाँ एक पॉइंट पे फॉर एग्जांपल हम बैठे हुए और वहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कितने व्हीकल्स पास हो रहे हैं। मूविंग कार मेथड, फ्लोटिंग कार मेथड का ये क्वेश्चन है, उनमें क्या होता है ऑब्जर्वर खुद मूव करता है। ऑब्जर्वर मूव करेगा एक बार ट्रैफिक के फ्लो की डायरेक्शन में, एक बार उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू के वी होता है। तो के और वी अगर पता चल गया तो थर्ड जो पैरामीटर है वो तो हम निकाल सकते हैं। तो दो अननोन है क्यू और वी, तो इसके लिए हमारे पास दो सेट ऑफ डेटा चाहिए, बेसिकली दो इक्वेशंस चाहिए दो अननोन्स को सोल्व करने के लिए। तो ऑब्जर्वर क्या करेगा, जैसे कि ये ट्रैफिक के फ्लो की डायरेक्शन है, तो ऑब्जर्वर एक बार तो इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ट्रैफिक के फ्लो की डायरेक्शन में ही, और वो नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंट कर रहे हैं। अब ऐसे में कुछ व्हीकल्स को वो ओवरटेक करेगा, कुछ व्हीकल्स उसको ओवरटेक करेंगे, तो हम दोनों का डिफरेंस लेंगे। मान लिया कि 100 व्हीकल्स ने इसको ओवरटेक किया ऑब्जर्वर को, और इसने 50 व्हीकल्स को ओवरटेक किया, तो इफेक्टिव नंबर आ जाएगा दोनों का डिफरेंस यानी 50। तो नंबर आ जाएगा 50 एम, और इस नंबर को हम एम से डिनोट करते हैं, और विथ द ट्रैफिक फ्लो कर रहे हैं तो हम एम डब्ल्यू लिखेंगे, तो एम डब्ल्यू आपका 50 आ गया। जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, ये एम डब्ल्यू क्वेश्चन में जो दिया है उसके लिए 20 व्हीकल्स हो जाएगा, क्योंकि 20 व्हीकल्स मोर देन व्हाट ही पासेस, जितने व्हीकल्स को इसने ओवरटेक किया उससे ज्यादा 20 ज्यादा व्हीकल्स ने इसको ओवरटेक किया। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वर ने 50 व्हीकल्स को ओवरटेक किया बट 70 व्हीकल्स ने ऑब्जर्वर को ओवरटेक किया, तो 20 इफेक्टिव नंबर आ गया। दूसरा होता है कि आप ट्रैफिक के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहा है ऑब्जर्वर, तो इसमें हम एम ए से डिनोट कर रहे हैं, और ऐसे में तो सिर्फ आप क्रॉस ही करते जाओगे गाड़ियों को, तो जो नंबर होगा वही इफेक्टिव नंबर होगा कितनी गाड़ियां आपने क्रॉस करी। तो हम एम ए से डिनोट करते हैं इसको, और एम ए यहाँ पर आपको दिया गया 300। अब जिसको ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, आप जस्ट ये फॉर्मूला याद रखें। एम डब्ल्यू है ये 20 हो गया, एम ए आपका 300 हो गया, टी डब्ल्यू क्या है ट्रैफिक की फ्लो की डायरेक्शन में, ये 6 किलोमीटर का पैच इसने ट्रेवल किया, तो कितना टाइम लगा, तो ये हो जाएगा 6/60। अगेंस्ट में भी सेम स्पीड से जा रहा है, ये हो सकता था अगेंस्ट में डिफरेंट स्पीड से जाए, बट यहाँ पर सेम स्पीड दी गई है। तो इस केस में यहाँ पे क्या होगा, अब टी ए और टी डब्ल्यू सेम हो गए आपके। अगर डिफरेंट स्पीड दी गई होगी तो फिर आप अगेंस्ट 6 किलोमीटर के पैच के लिए निकालोगे कि अगेंस्ट जाने में कितना टाइम लगा, वो टी ए होगा। अभी तो आपको सारी चीजें दी गई हैं, आप ये रख दोगे यहाँ पे वैल्यूज, और क्यू आ गया आपका। लेकिन ये इक्वेशंस आती कहाँ से हैं, थोड़ा सा अगर आप कंसेप्ट के पीछे जाना चाहो, हालांकि उतना जरूरी नहीं है, फॉर्मूला याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप जानना चाहो तो कुछ ऐसे होता है कि हम दो टाइप की रीडिंग लेते हैं, एक जिसमें कि ऑब्जर्वर कांस्टेंट अपनी जगह पे है, फिक्स है, और व्हीकल्स मूव कर रहे हैं, जैसे अभी तक जो हम क्वेश्चंस करते आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग m0 आपका हो जाएगा q इंटू टी, क्यों ऑब्जर्वर अपनी जगह पे है, व्हीकल्स पर आर में आपके पास डेटा है, फॉर एग्जांपल 60 व्हीकल्स पर आर का आपके पास डिस्चार्ज है ट्रैफिक का, तो आप एक जगह बैठ के नोट कर रहे हो, तो 10 मिनट में कितनी गाड़ियां दिखेंगी आपको जाती हुई, 10 मिनट को घंटे में डिवाइड कर लो 60 से डिवाइड करके, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा कि 10 व्हीकल्स आपको 10 मिनट में वहां से जाते हुए दिख रहे हैं। तो आपका m0 हो गया 10, टी आपका हो गया 10 मिनट।
दूसरा होगा कि आप गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, बिल्कुल कंप्लीटली स्टॉप्ड हैं, जाम लगा हुआ है, रोड पे गाड़ियाँ हैं, आप उनके को क्रॉस कर रहे हो। अब यहाँ पर डायरेक्शन मैटर नहीं करती। ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मान लिया आप इस डायरेक्शन में जा रही हो, गाड़ियाँ अपनी पोज़ीशन पे हैं। अब जो आपका डेटा आएगा, उसको हम करेंगे एमपी से डिनोट। एमपी क्या है? नंबर ऑफ व्हीकल्स ही होगा, जो ट्रैफिक रुका हुआ है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ व्हीकल्स उसने क्रॉस किए। अब अगर ऑब्जर्वर की स्पीड v0 है और टाइम ड्यूरेशन है वो t है, तो v0 इंटू टी की डिस्टेंस वो ट्रेवल कर पाएगा और उसमें उसको कितने व्हीकल्स मिलेंगे हम इससे निकाल सकते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करके। k क्या है? व्हीकल पर किलोमीटर। तो मान लिया कि 10 मिनट के लिए ऑब्जर्वर ने ट्रेवल किया और 10 मिनट में वो आधा किलोमीटर ट्रेवल कर पाया, तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी है उसका हाफ हो जाएगी, वो एमपी की वैल्यू हो जाएगी। तो के v0 इंटू टी, ये सब करके v0 इंटू टी करके तो हम लेंथ निकाल रहे हैं, जितना पैच उसने ट्रेवल किया और उस लेंथ में कितने व्हीकल्स होंगे वो निकालने के लिए हम इसको कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर इन दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं तो ये होता है m, और यही m की इक्वेशन है वो हमने यहाँ पे लिखी है, क्योंकि आप अगर रुके हुए हो, ट्रैफिक मूव हो रहा है, उस चीज को आप रिलेट कर सकते हो, तब आप ट्रैफिक के डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो, तो जो आपसे ज्यादा स्पीड पे गाड़ियां चल रही हैं उनकी एक रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इससे हमने ये 2 इक्वेशन लिखी हैं। ये m दोनों का डिफरेंस है, तो mw का एक इक्वेशन हो गई, ma की हो गई। अगेंस्ट वाले में अब यहाँ पे प्लस आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स अगेंस्ट वाले में ज़्यादा होंगे तो उसमें प्लस आएगा, और ये 2 इक्वेशन को आप सोल्व करोगे तो ये q की आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।